सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने लेक्चरों में आधुनिक भारत इतिहास की पिछली बार रूपरेखा बनाई थी और उसको 18 लेक्चरों के अंतर्गत किया था। आज उसी क्रम में पहला लेक्चर हम लोगों का होगा। तो शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिकता एक कॉन्सेप्ट है, विचार है, और उसमें बहुत सारी भौतिक संसाधनों का भी, टेक्नोलॉजी का और विचारधारा सभी का समावेशन होता है। बहुत बार हम आधुनिक होने का दावा करते हैं लेकिन आधुनिक नहीं होते। तो हम आधुनिकता के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समय समय पर बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी हम लोगों का उद्देश्य चूँकि है टॉपिक कवर करना और उससे परीक्षा में आने वाला प्रश्न हल करना, इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये भी विवाद का प्रश्न है। कोई कहता है प्लासी का युद्ध आएगा 1757 से मानी जाती है, कोई बक्सर के युद्ध को मानता है, कोई कुछ। तो ये एक अलग विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं, भारत में ब्रिटिशर्स का शासन रहा, यानी अंग्रेज़ों का शासन रहा। जो ब्रिटेन के लोग थे, ग्रेट ब्रिटेन के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, उनका शासन, ये अंग्रेज़ हैं, ये हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल अंग्रेज़ आए थे भारत। उस समय बहुत सारे लोग आई थी, बहुत सारी कंपनियां यूरोप की आई थी। उन सारी कंपनियों को अंग्रेज़ों ने या तो परास्त किया या वो स्वतः छोड़कर भाग गए, और बाद में सर्वे सर्वा कौन हो गया, भारत का अंग्रेज हो गए। 1453 का एक समय है। एक्चुअली यूरोप का और एशिया का व्यापार एक अलग तरीके का था। एशिया के व्यापार पर अरबों का नियंत्रण था मध्यकाल में, और स्थल मार्ग से फारस और तुर्क होते हुए भारत का यूरोप से, यूनान से व्यापार हुआ करता था। जब और जो भूमध्य सागरीय व्यापार था वो इटली के व्यापारियों के हाथ में था। जब 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ये जो मार्ग था ये अवरुद्ध कर लिया तुर्कों ने। तो एशिया और यूरोप का जो सीधा व्यापार था वो ख़त्म हो गया, कट गया। तो आप कभी मैप ठीक से देखिएगा तो यूरोप वालों के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया था कि वो पूरब से व्यापार कर पाते, यानी भारत जैसे देशों से व्यापार कर पाते। फिर वो लंबा चक्कर काट के समुद्र, उसी खोज में इटली के हाथ में व्यापार था। तो इटली, पुर्तगाल और स्पेन, इन देशों ने तमाम खोजी बेड़े चलाए कि कैसे पता चलाया जाए कि भारत कहाँ है। उसी क्रम में कोलंबस भेजा गया। कोलंबस ने क्या किया, वो भारत खोजने निकला था, लेकिन खोज किसकी कर डाली, अमेरिका की खोज हो गई उसी दौरान। इसी तरह फिर कोलंबस के बाद इस मामले में पुर्तगीज सबसे आगे आए। पुर्तगाली आप देखेंगे यूरोप में बिल्कुल तट पर है, तो उनको लाभ भी था। जहाजरानी उद्योग उनका बहुत मजबूत हो चुका था। पुर्तगीज जो थे उसमें सबसे पहले जो भारत आने वाला व्यक्ति था, परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत पहुंचता है 17 मई 1498 को, और कप्पक डाबू स्थान पे उतरता है। ये केरल के तट कालीकट है, वहाँ पर है, और वहाँ के स्थानीय शासक को कहते थे जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, यानी कि कोई ऐसी वैमनस्यता नहीं, क्योंकि वास्को डिगामा एक व्यापारी बनकर आया था, और व्यापारियों का प्रश्रय देना, व्यापारियों के साथ व्यापार करना राजा का स्वाभाविक कर्तव्य था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, और वास्को डिगामा जब लौट कर गए तो उसने मसाले और जड़ी बूटी का व्यापार यहाँ से किया। यानी अपने जहाज़ में क्या भर के ले गया, मसाले ले गया और जड़ी बूटियाँ ले गया, और वहाँ जाकर उसको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। जब एक व्यक्ति को इतना लाभ प्राप्त हुआ तो स्वाभाविक है मन में सबके जिज्ञासा रही होगी, सबने सोचा होगा कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो स्पेन और पुर्तगाल ही नहीं बल्कि यूरोप के फ्रांस, इस अंग्रेज़ यानी कि डच, नीदरलैंड या हॉलैंड तब का, डेनमार्क, ये सारे देशों ने प्रयास किया, और सभी के लोग आने लगे भारत की तरफ व्यापार करने। उसी क्रम में हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं पुर्तगीज़ यानी पुर्तगालियों को। सबसे पहले वास्को डिगामा आया, इसके विषय में हो गई बात। फिर 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री बनाई जाती है पुर्तगालियों के द्वारा। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है, यानी पुर्तगाली गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन था तो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद इसकी एक पॉलिसी भी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात शांत जल की नीति। शांत जल कहाँ, सागर का, यानी कि पुर्तगीज अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे। जो अल्मीडा था, अल्मीडा का उद्देश्य था कि जो हिंद महासागर है इस पर पूरे पर अधिकार कौन कर लेगा, पूरे पर अधिकार कर लेंगे हम लोग, यानी पुर्तगालियों का स्वामित्व हो जाए। तो जितना व्यापार होता था हिंद महासागर से उस पर नियंत्रण पुर्तगालियों का हो जाएगा। इसीलिए उसकी कही गई ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे परीक्षा में सीधे पूछ सकता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, यानी कि व्यापार पर नियंत्रण की एक नीति थी, शांत जल की नीति। तो किसने लागू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसके बाद गवर्नर बनकर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्तव में वास्तविक गवर्नर भी इसी को कहते हैं। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति को स्थापित किया। इसने गोवा जीता,
साथ ही इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। इससे क्या होता, वो अपनी आबादी बढ़ाना चाहता था, वो पुर्तगीज आबादी को यहाँ की स्त्रियों से शादी करके बढ़ाना चाहता था। इसने सती प्रथा पर भी रोक लगाई और यह भारतीयों के प्रति असहिष्णु भी था, यानी धार्मिक रूप से ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं था अल्बुकर्क। फिर आता नीनो डी कुन्हा। इसने केवल एक काम किया कि जो गोवा उसने जीता था इसको इसने हेडक्वार्टर बना लिया, यानी मुख्यालय गोवा किसने बनाया पुर्तगालियों में, नीनो डी कुन्हा ने बनाया। डचों को हराया, अंग्रेज़ों ने हराया, यानी कि डच और पुर्तगालियों को डचों ने हराया, यानी डचों से हारे जब डच आएंगे। साथ ही अंग्रेज़ों ने हराया। स्वाली का युद्ध होता है, फेमस हुआ है स्वालहल्ली या स्वाली का युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आपसे पूछते हैं स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ, अंग्रेज़ फ्रांसीसी, अंग्रेज़ डेन, अंग्रेज़ डच, डच फ्रांसीसी। आपको पता होना चाहिए अंग्रेज़ और पुर्तगीजों के बीच हुआ। एस्तादो द इंडिया, यानी समुद्र का स्वामी, सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली एक शब्द देते हैं पुर्तगाली भाषा में, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों का भारत में बहुत सारा रोल रहा। कुछ चीज़ें तो ये मध्य अमेरिका से लाए, जैसे मक्का, आलू और तंबाकू, ये मध्य अमेरिका से, चूँकि ये मध्य अमेरिका के लिंक में आ चुके थे, वहाँ से लेकर आए। साथ में अनानास, काली मिर्च, शकरकंद, लीची, संतरा, पपीता, बादाम और काजू, ये सब कुछ पुर्तगाली लेकर आए। यानी 1453 यानी 1500 से पहले भारत में इन चीज़ों का प्रचलन नहीं था। ये बादाम, काजू जो हम आज खाते हैं, ये सब ड्राई फ्रूट्स, ये सब पुर्तगालियों के लाए हुए हैं। और पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरुआत की थी प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यानी छापा खाना जो आधुनिक रूप में उसकी शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगीज के विषय में अगर आप इतना याद रखेंगे तो परीक्षा में मोटे तौर पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और इंटरेस्ट रहेगा तो थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। अब आते हैं डचों पर। डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड तब का हॉलैंड था, उसी को बाद में नीदरलैंड नाम दिया गया है। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में, और पुलिकट इनका क्या था, हेडक्वार्टर था। पूछ ले कि डचों का मुख्यालय कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए पुलिकट। डच की जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, उनके जो हेड होते थे उनको बोलते थे फैक्टर। फैक्टर कौन था, डच फैक्ट्री का प्रमुख होता था। भारतीय वस्त्रों के निर्यात का श्रेय, इन्होंने मसालों पर फोकस नहीं किया, यानी कि डचों का फोकस मसालों पर न होकर के भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर था, इसीलिए भारतीय वस्त्रों के निर्यात का श्रेय भी इनको जाता है। बल्कि जापान से व्यापार का श्रेय भी डचों या पुर्तगीज को जाता है, आप होमवर्क में देखिएगा। 1759 में वेदारा का युद्ध होता है, यानी वेदरा या विदारा का युद्ध होता है, और अंग्रेज़ों से बुरी तरह पराजित होकर डच भारत छोड़कर भाग जाते हैं, और इनका व्यापार भी कहीं और स्थापित हो जाता है। इस प्रकार डचों का केस भारत से ख़त्म हो जाता है। बस थोड़े दिन को आए, थोड़े दिन रहे, चूँकि अंग्रेज़ आ चुके थे और अंग्रेज़ों को स्वामित्व स्थापित करना था। अंग्रेज़ मजबूत होकर उभरे, अंग्रेज़ों के जो भी कारण थे, अंग्रेज़ों के अच्छे गवर्नर जनरल्स थे, अंग्रेज़ों की सेना अच्छी थी, अंग्रेज़ों के पास कूटनीतिक शक्तियाँ अधिक थीं, भारत में उन्होंने अच्छे गठजोड़ बनाए, इस कारण वो सफल होते रहे, और डच बाद में बेदारा के युद्ध से पराजित होकर हमेशा के लिए चले गए। अब आते हैं अंग्रेज। यद्यपि डचों की पहली कंपनी स्थापित, डच भारत में पहले आए थे, लेकिन कंपनी पहले किसकी बन गई थी, अंग्रेज़ों की, यानी अंग्रेज़ों की कंपनी वहीं बन गई थी, लंदन में ही। इनकी कंपनी का नाम पढ़िएगा, पूरा बड़ा सा नाम है। 1600 में इनकी कंपनी स्थापित होती है। जो EIC बाद में कही जाएगी वो बाद में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए न्यू कंपनी, फिर एक और कंपनी वहाँ बनी, पहले 1600 में बनी, फिर एक न्यू कंपनी बनाई गई। कुछ लोगों को, व्यापारियों को लगा कि नहीं, उस कंपनी से काम नहीं, हम अपना अलग व्यापार करेंगे, क्योंकि कोई रोक नहीं थी एकदम से, व्यापार कोई भी कर सकता था भारत से। 1708 में दोनों संयुक्त हो गई, यानी ये दोनों कंपनियां मिलकर 1708 में संयुक्त रूप से एक कंपनी के रूप में आ गई, और 1833 से इनका नाम क्या रख दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। फिर 1708 के बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम शुरू होता है भारत में इनका, क्योंकि 1708 के बाद इसी समय हॉकिंस आता है, विलियम हॉकिंस। ये एक अंग्रेज राजदूत था, जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर आया था, किसके नाम, अकबर के नाम। उस समय चूँकि जेम्स फर्स्ट ने जब चिट्ठी लिखी, जब वो चला तब अकबर यहाँ सम्राट था, लेकिन जब वो आया यहाँ पहुँचा तब तक अकबर मर चुका था 1605 में। इस वजह से 1605 में चूँकि अकबर मर चुका था, तो ये जब 1608 में पहुँचा आकर के, तो उस समय जहांगीर था यहाँ का शासक। इसने जहांगीर को पत्र दिया, ये बहुत विद्वान था, फारसी बोल लेता था, तुर्की बोल लेता था, इसने फारसी में बात की दरबार में, और इसको एक मनसब भी 400 का प्रदान किया। मनसब हमने पढ़ा था, मुगल काल में एक सम्मान का पद हुआ करता था, मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसब भी दिया गया इसको। फारसी में बात की, तुर्की का ज्ञान था, हेक्टर नामक जहाज से आया था
जहाज़ का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, हेक्टर नामक जहाज़ से यहाँ तक आया था। और 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति इसने प्राप्त कर ली, विलियम हॉकिंस ने। और सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित हो जाती है 1613 में इधर पश्चिमी तट पर। और पहली फैक्ट्री व्यापारिक कोठी के रूप में जो बनती है वो 1611 में बना लेते हैं पूर्वी तट पर, यानी मसूलीपट्टनम में। दो बातें याद रखिएगा, अगर व्यापारिक कोठी की बात करें कि केंद्र, तो मसूलीपट्टनम है पहला, लेकिन अगर पहली फैक्ट्री की बात करेंगे तो 1613 में सूरत में इनको अनुमति मिलती है। 1632 में इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी एक स्थान था दक्षिण में, वहाँ के राजा से गोलकुंडा प्राप्त किया, सुनहला फरमान प्राप्त किया, यानी व्यापार फ्री कर दिया। गोलकुंडा के राजा ने कहा कि आप पूरे हमारे साम्राज्य में, गोलकुंडा के राजा की बात है, चंद्रगिरी की बात आगे आएगी, गोलकुंडा के राजा शासक से सुनहला फरमान कहा जाता है। और गोलकुंडा जो शासन था वहाँ पर पूरे भर में ये व्यापार कर सकते थे। 1639 में मद्रास को इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया और मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। अब आपसे पूछ ले फोर्ट सेंट जॉर्ज बस्ती कहाँ बसाई गई, तो मद्रास में बसाई गई, अंग्रेज़ों ने बसाई 1639 में जब इनको मद्रास मिल गया। इसके बाद 1615 बीच की बात है, यानी कि हॉकिंस के बाद 1615 में सर टॉमस रो भी आता है और जहांगीर के साथ काफ़ी दिन तक वो रहा। सर टॉमस रो उन्हीं के पीछे पीछे कहीं न कहीं उनसे मिलता रहा। 1687 में अंग्रेज़ों के राजकुमार की शादी पुर्तगालियों की राजकुमारी से होती है, कैथरीन से। तो पुर्तगालियों के पास बम्बई पहले से था और दहेज में अंग्रेज़ों को दे देते हैं। तो 1687 में मुंबई दहेज में अंग्रेज़ों को मिल गया और इसके बाद मुंबई ही मुख्य बस्ती इनकी तैयार होता है, अंग्रेज़ों के मुख्य बस्ती के रूप में मुंबई आता है। इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने को व्यवस्थित किया। लेकिन मेन अंग्रेज़ घुसे थे बंगाल से, प्लासी के युद्ध से। वो हमने अलग टॉपिक अपने क्रम में लगा रखा है, अंग्रेज़ और बंगाल। जब हम अंग्रेज़ों से बंगाल पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल आएगा कि अंग्रेज़ भारत में स्थापित कैसे होते हैं। अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत थी कि अंग्रेज़ भारत में आए कैसे थे और इस्टेब्लिश कैसे हुए, ये जानिए। इसके बाद डेन की बात करेंगे। डेन के विषय में केवल डेनमार्क के थे। 1616 में तंजौर में एक कोठी बनाई और इसके बाद सारा व्यापार अपना समेट लिया और यहाँ से चले गए। इसके बाद एक बड़े लोग आते हैं फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसियों का उद्देश्य भी था किसी न किसी तरह से यहाँ काबिज होना और अंग्रेज़ों का भी यही था। तो स्वाभाविक है दोनों में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता। दोनों में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो संघर्ष हुआ वो किसके युद्ध के रूप में कहा जाता है, कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी वहाँ भी लड़ रहे थे यूरोप में और उन्हीं का विस्तार यहाँ होता है आकर के। तो कर्नाटक के युद्धों के रूप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ। कर्नाटक के थर्ड युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से हराते हैं फ्रांसीसियों को और ये तय हो जाता है कि भारत के स्वामी फ्रांसीसी नहीं होंगे बल्कि अंग्रेज होंगे। अब ये फ्रांसीसियों के विषय में, इनके विषय में थोड़ा जानिए आप। लुई 14वां उस समय राजा था। 1664 में जब कंपनी का आविष्कार होता है, कोलबर्ट एक था वहाँ मंत्री, उसके प्रयासों से हुआ था। लुई 14वें के समय भारत में कंपनी स्थापित होती है और 1618 में सूरत फ्रैंको कैरो यहाँ आया था। सूरत में उसने एक कोठी स्थापित की थी, यानी कंपनी बाद में तैयार होती है, एक कोठी इसने पहले बनाई थी यहाँ के सूरत में। सूरत से ही इनकी भी पहली फैक्ट्री बनती है। पांडिचेरी इन्होंने चंद्रनगर के राजा से पट्टे पर लिया, किराए पर लिया और पांडिचेरी एक बस्ती स्थापित की और इनका हेडक्वार्टर क्या हुआ, HQ यानी हेडक्वार्टर पांडिचेरी को बनाया था इन्होंने। चंद्रनगर बंगाल में इनकी एक बस्ती थी। ये चंद्रनगर के राजा से, वहाँ चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया गया था, चंद्रगिरी का राजा था ये। चंद्रनगर बंगाल में इनकी एक बस्ती थी। आपसे पूछ ले चंद्रनगर की बस्ती किस कंपनी की थी, तो फ्रांसीसियों की थी और कहाँ पर थी, बंगाल में थी। अब कर्नाटक का पहला युद्ध होता है। अंग्रेज भी बढ़ रहे थे, फ्रांसीसी भी बढ़ रहे थे। मौका था दक्षिण में इनके कहीं किसी न किसी रूप में ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, उनके उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार चल रहा था, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वहाँ पर कि कौन राजा बनेगा, कौन शासक बनेगा। वहाँ एक व्यक्ति का साथ अंग्रेज देते हैं और एक का व्यक्ति फ्रांसीसी देते हैं। फलस्वरूप यहाँ भी ये लोग लड़ाई में डूब जाते हैं। सेंट थोमे का युद्ध होता है। सेंट थोमे के युद्ध में क्या होता है, डुप्ले एक बहुत कूटनीतिक अच्छा सेनानायक था फ्रांसीसियों का। उसने मॉरिशस में जो इसका ला बोर्डोने था एक सेनानायक, उसकी मदद के लिए बुला लिया मॉरिशस से। ला बोर्डोने आ गया समुद्री बेड़ा लेकर और फ्रांसीसियों ने क्या किया, अनवरुद्दीन नवाब थे दक्षिण के कर्नाटक के, इनकी सेना को हरा दिया।
बड़ी सेना को अनवरुद्दीन की फ्रांसीसियों ने हराया। यहाँ ये सिद्ध हुआ कि एक छोटा सा तोपखाना, अनुशासित फौज एक बड़ी फौज को हरा सकती है। अनवरुद्दीन की फौज कम से कम 10,000 की थी और फ्रांसीसियों की फौज केवल 1,000 लोगों की थी। उसमें भी 700 भारतीय सैनिक थे और 300 फ्रांसीसी थे, लेकिन इनका तोपखाना श्रेष्ठ था, अनुशासित फौज थी और इन्होंने इनको पराजित किया। फाइनली जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में, इस युद्ध में फ्रांसीसी भारी रहे। बाद में डुप्ले ने कुछ पैसा लेकर के, डुप्ले नहीं, ला बूडोने ने पैसा लेकर के मद्रास वापस कर दिया अंग्रेजों को। यद्यपि डुप्ले उसके खिलाफ था, डुप्ले नहीं चाहता था ऐसा हो, दोनों में आपस में भी वैमनस्यता हुई। फाइनली ला बूडोने चला गया। उधर क्या हुआ, वहाँ पर ए ला सापेल की संधि हो गई। ए ला सापेल एक यूरोप का स्थान है, वहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को अंग्रेजों फ्रांसीसियों की संधि हुई। उसी संधि से ये तय हुआ कि भारत में भी आपस में संघर्ष नहीं करेंगे और इनका संघर्ष समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 48। और किस संधि से समाप्त हुआ? ए ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन आपके इसमें निकल आएंगे कुछ। अब आते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध पर। देखिए, युद्ध तो अवश्यंभावी था इनका, अंग्रेज फ्रांसीसी फिर लड़ते, बस वो थोड़े दिन के लिए रुक गया था वहाँ पर। यहाँ क्या हुआ, डुप्ले था ही अंग्रेजों का एक मजबूत आदमी। कर्नाटक, वो हैदराबाद में आसफ अली जाह की मृत्यु हो गई थी। आसफ अली जाह निज़ाम थे। निज़ाम 1748 में ख़त्म हो जाता है। 49 में छिड़ती लड़ाई, ये आसफ अली का था, अंग्रेज़ों के साथ में लड़का था नासिर जंग, और एक व्यक्ति मुजफ्फर जंग था। यानी अंग्रेज़ों के साथ जो था वो नासिर जंग था, आसफ जाह का लड़का, और अनवरुद्दीन जो था हैदराबाद से कर्नाटक स्वतंत्र हो गया था। ये कर्नाटक का शासक था, राजा था। ये इसका बहनोई था चंदा साहब। थोड़ा समझिएगा, कहने का मतलब मैंने ऐसे इसको किया याद कि अंग्रेज़ों के साथ जो जुड़े थे ये ओरिजिनल लोग थे। आसफ जाह गद्दी पर था तो उसका लड़का बैठता, कर्नाटक के राजा दोस्त अली थे तो उनका लड़का बैठता, चंदा साहब जो थे आपके ये इनके बहनोई थे, लेकिन ये भी दावा ठोकते हैं गद्दी पर, और नासिर जंग में मुजफ्फर जंग शायद भांजा था उनका, ये दावा ठोकता है। तो डुप्ले ने इनका साथ दिया, अंग्रेज़ों ने इनका साथ दिया। अंबूर का युद्ध हुआ। अंबूर के युद्ध में अंग्रेज क्लर्क बनकर आया था क्लाइव। क्लाइव का यहीं से होता है शुरुआत, उत्थान। क्लाइव बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा, भारत का यानी बंगाल का। तो क्लर्क क्लाइव की सूझबूझ से इसने अंबूर के युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी कूटनीति फैलाई, और इतना ज़्यादा फैलाई कि फ्रांसीसी पराजित हुए और फ्रांसीसियों में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। फ्रांसीसियों को डुप्ले को वापस बुला लेना पड़ा। डुप्ले एक कूटनीतिक आदमी था, वो भारत को समझ चुका था, अगर वो रुकता तो परिणाम फ्रांसीसियों के हित में जा सकता था, लेकिन डुप्ले वापस बुला लिया गया था। फाइनली फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ा और पांडिचेरी के संधि के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो गया। 1749 से 1754 के बीच ये युद्ध होता है। इसके बाद तीसरी बार और अंतिम युद्ध लड़ा जाता है। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ता है। यूरोप में 1756 से 1763 तक इस सप्तवर्षीय युद्ध का रिजल्ट ये होता है कि वहाँ वो दोनों शुरू होते हैं लड़ना, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी, और यहाँ फिर से शुरू हो जाते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी। इस समय फ्रांसीसियों की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। एक युद्ध लड़ते हैं, वांडीवास का युद्ध, वांडियावास का युद्ध हुआ। ये किसमें हुआ? तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में। और आयरकूट अंग्रेजों का एक कुशल सेनानायक था और लाली फ्रांसीसियों का इस समय सेनापति था। लाली पराजित होता है और फाइनली पेरिस की संधि होती है 1763 में यूरोप में। पेरिस की संधि से वहाँ युद्ध समाप्त होता है और यहाँ भी उसी पेरिस की संधि में ही लिखा जाता है और यहाँ भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कर्नाटक यहीं से सिमट जाता है। फ्रांसीसी क्यों हारे, इसके कुछ कारण हैं। एक तो इनका ध्यान भी बंटने लगा था, प्लस इनके सेनानायक कंपनी का शासन जो फ्रांस में राजा थे उनसे सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। अंग्रेज कुशल सेनानायक थे। या पुर्तगीज क्यों भाग गए? क्योंकि पुर्तगालियों का मन उधर ब्राज़ील में लगने लगा था, इनका मन व्यापार उधर लगने लगा था। हर व्यक्ति के जाने के कुछ कारण थे कि आखिर क्यों भारत से भागे और अंग्रेज क्यों सफल हुए। ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप परीक्षार्थी हैं, लिखित परीक्षा में देते हैं, इतिहास की अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो एक बुक उठाएंगे, उसमें लिखा मिलेगा कि आखिर ये क्यों हारे, यूँ क्यों हारे। क्योंकि इन पर अगर चर्चा करेंगे तो मेंस का लेक्चर होगा जो कि हम लोग का समय किल करेगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो भी ये करेंगे, तब तक आप होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।